अमीरों की एक शानदार पार्टी के बीच, जहां हर कदम हैसियत से तौला जाता था, एक गरीब सफाई कर्मी अचानक सबका ध्यान खींच लेती है, सिर्फ एक ट्रे गिराने की वजह से। पार्टी के मेजबान, एक अरबपति, उसे सैकड़ों लोगों के सामने अपमानित करते हैं और फिर घमंड से उसे चुनौती देते हैं, अगर तुम सबके सामने वॉल्स डांस करने की हिम्मत करो तो मैं अपने बेटे की शादी तुमसे करवा दूंगा। सबने सोचा कि वो रोएगी, भाग जाएगी, लेकिन नहीं। कुछ ही मिनटों बाद पूरा हॉल सांस रोके चुप हो गया। किसी को भी उस लड़की के असली अतीत का अंदाजा नहीं था, और उसके बाद जो हुआ वो अमीर समाज द्वारा देखा गया सबसे शानदार पलटवार था। क्रिस्टल के बड़े बड़े झूमर ऊंचे लटके हुए चमक रहे थे, जिनकी रोशनी सफेद मेज पोशों से सजी लंबी मेजों पर पड़ रही थी। गिलासों के टकराने की खनकदार आवाजें ऊंचे तबके के लोगों की हंसी और बातों में घुल मिल रही थीं, जो साल के सबसे बड़े चैरिटी इवेंट में शामिल होने की उम्मीद में अपने शाम के परिधानों में ग्रैंड इंपीरियल होटल के शानदार बैंक्वेट हॉल में आए थे, जिसे सिंह कॉरपोरेशन ने प्रायोजित किया था। करीने से पहने गए सूट वाले सज्जनों से लेकर लोमड़ी के फर वाले कोट पहनी महिलाओं तक, सभी में एक जानी पहचानी चमक, शक्ति, पैसा और आत्मसंतुष्टि थी। सर्विस काउंटर के पास एक छिपे हुए कोने में प्रिया, एक अस्थाई सफाई कर्मी, पुराने शराब के गिलास उठाने के लिए झुकी हुई थी। उसके हाथ थकान से कांप रहे थे और पसीना उसकी फीकी नीली वर्दी वाली शर्ट को भिगो रहा था। उसने सावधानी से हर क्रिस्टल गिलास उठाया, धीरे धीरे चल रही थी, जैसे कि वो यहाँ के घमंडी माहौल को भंग करने से डर रही हो। हॉल के केंद्र से एक गहरी पुरुष आवाज गूंजी, जो लाइव बैंड के मधुर संगीत पर भी हावी हो गई। मेरा बेटा रोहन अब बड़ा हो गया है। सिंह कॉरपोरेशन के अध्यक्ष विक्रम सिंह ने शैंपेन का गिलास उठाया। उनकी आंखें रोशनी में चमक रही थीं, लेकिन उस चमक में शराब और अहंकार भरा था। और आज इस अवसर पर मैं घोषणा करता हूं कि जो कोई भी मेरे बेटे के दिल को धड़काने में सक्षम होगा, मैं उससे अपने बेटे की शादी पर विचार करूंगा। सब जोर से हंसे और एक वातानुकूलित प्रतिक्रिया की तरह विनम्र तालियां बजीं। विक्रम सिंह ने सर्विस काउंटर की ओर मुड़कर देखा, जहां प्रिया ने अभी अभी एक गिलास फर्श पर गिराकर तोड़ दिया था। सब मुड़े और माहौल एक पल में जम गया। उसने अपनी भौहें चढ़ाईं, उसकी आंखों में मजाक था। ओए सफाई वाली, उसने जोर से कहा। उसकी आवाज हॉल में चाकू की तरह चुभ रही थी। अगर तुम संगीत के साथ सही वॉल्स नाच सकती हो तो मैं अपने बेटे की शादी तुमसे करवा दूंगा, क्या कहती हो? एक और जोरदार ठहाका गूंज उठा। कई लोगों ने कागज के पंखों के पीछे अपना मुंह छिपाकर हंसा, जबकि कुछ ने अपनी शर्मिंदगी छिपाने के लिए मुंह फेर लिया। किसी ने भी विक्रम सिंह का विरोध करने की हिम्मत नहीं की, जो सिर्फ एक सिर हिलाने से एक पूरा अनुबंध बदल सकता था। रोहन, जो एक सुरुचिपूर्ण सूट में था, शर्म से लाल हो गया और आगे बढ़कर अपने पिता का हाथ खींचते हुए धीमी आवाज में बोला, पापा, आप बकवास कर रहे हैं, रुक जाइए। इसे मजाक कहते हैं बेटा, विक्रम सिंह ने अपने बेटे के कंधे पर थपथपाया, जैसे कि उसने अभी अभी कोई बहुत मजेदार चुटकुला सुनाया हो। सबको थोड़े मनोरंजन की जरूरत होती है। विक्रम सिंह की पत्नी सुनीता सिंह उठी, हाथ में शराब का गिलास लिए आधा मुस्कुरा रही थी। सच तो ये है, हर कोई वॉल्ट्स नहीं जानता, उसे मुश्किल में मत डालो। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि प्रिया अभी भी चुप थी। वो सीधी खड़ी हो गई, उसकी आंखों में कोई घबराहट नहीं थी। भले ही पूरा हॉल उसे देख रहा था, एक युवा वेटर झाड़ू लेने के लिए भागा। टूटे हुए टुकड़ों को साफ करने में उसकी मदद करने का इरादा था, लेकिन प्रिया ने धीरे से अपना सिर हिला दिया। वो झुकी और अपने नंगे हाथों से टूटे गिलास के टुकड़े उठाने लगी, चुपचाप। उसके हाथ में हल्का सा कट लग गया, हथेली पर खून की एक लकीर उभर आई, लेकिन उसने ना तो आह भरी और ना ही कोई शिकन दिखाई। विक्रम सिंह ने अपनी आंखें सिकोड़ी। क्या हुआ? कुछ नहीं कह रही? या तुम नाचने से डरती हो? कमरे में संगीत बंद हो गया। सब उस अचानक चुनी गई सफाई कर्मी की प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगी। प्रिया सीधी खड़ी हो गई। उसने अपने एप्रन पर लगे खून के धब्बे को जल्दी से पोंछा और फिर अपना चेहरा उठाया। उसकी आवाज शांत थी। अगर मैं नाच सकती हूं और श्रीमती सिंह से भी बेहतर नाचती हूं तो आप अपना वादा निभाएंगे, है ना? पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। विक्रम सिंह जोर जोर से हंसे। ठीक है, मजेदार खेल शुरू हो गया है। सब लोग डांस फ्लोर तैयार करो।
कुछ मेहमान फुसफुसाए, क्या वो पागल है? शायद मशहूर होना चाहती है। ये मजाक बहुत ज्यादा हो गया है। लेकिन फिर जैसे कि ये एक पहले से लिखी हुई पटकथा हो, सबने चुप रहना चुना। असहज होने के बावजूद वे ये देखने के लिए चुपचाप खड़े रहे, क्योंकि हर कोई जानना चाहता था कि वो सांवली तिरस्कृत सफाईकर्मी क्या कर सकती है। रोहन प्रिया की ओर मुड़ा। उसकी आंखों में बेचैनी थी। क्या तुम पक्का हो मेरे पिता वो अपना वादा निभाने वाले इंसान नहीं है? प्रिया उस युवक की ओर मुड़ी। उसकी आंखें नरम हो गईं। उसने एक पल के लिए अपने होंठ भींचे। धन्यवाद, लेकिन मैं किसी से शादी करने के लिए नहीं नाच रही हूं। मैं उस आवाज को वापस पाने के लिए नाच रही हूं जो अभी अभी मुझसे छीन ली गई है। हॉल के एक दूर कोने में एक सफेद बालों वाले आदमी ने अपना वॉकी टॉकी नीचे रखा और प्रिया के बगल में खड़े होटल के सुरक्षा प्रमुख ठाकुर साहब के पास आया। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए अपने हाथों को हल्के से भींच लिया। तुम प्रिया वर्मा हो? है ना? उसने फुसफुसाया। उसने जवाब नहीं दिया, बस धीरे से सिर हिलाया। उसने विक्रम सिंह की ओर देखा और फिर वापस मुड़कर उससे फुसफुसाया। उसकी आवाज कांप रही थी। पूरे देश ने सोचा था कि तुम बच नहीं पाई, फिर भी। प्रिया धीरे से मुस्कुराई। लोग ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि वे आसानी से भूल जाते हैं। उसने उसके कंधे को मजबूती से पकड़ा। मैं सब कुछ रिकॉर्ड करूंगा, उन्हें देखना और याद रखना होगा। रोशनी धीरे धीरे घूमी। दूर डीजे ने संगीत तैयार किया। विक्रम सिंह की आवाज एक उत्साहित मेजबान की तरह गूंजी। तैयार हो जाओ, अगर तुम आधी ताल पर भी रुकी तो तुम्हें सबके सामने घुटने टेक पर यह फर्श साफ करना होगा। प्रिया फर्श पर चढ़ी। किसी ने ताली नहीं बजाई, लेकिन सबकी निगाहें उसी पर थीं। एयर कंडीशनर से ठंडी हवा उसके पतले शर्ट के कंधों से गुजरी, लेकिन वो कांपी नहीं। इसके विपरीत क्रिस्टल झूमर की रोशनी से जगमगाते डांस फ्लोर पर प्रिया ने एक गहरी सांस ली। वो अच्छी तरह जानती थी कि वो यहाँ तालियों के लिए नहीं खड़ी है, बल्कि उन लोगों को चुप कराने के लिए खड़ी है जो हंसे थे। और फिर वॉल्ट्स का संगीत बज उठा। उस रात डांस फ्लोर अब अमीरों का खेल का मैदान नहीं रहा। ये शक्ति और सम्मान, मजाक और एक इंसान के जीवन मरण के चुनाव के बीच की एक सीमा बन गया। एक और कदम और वो इस पार्टी की रात को न केवल अपने लिए बल्कि उन सभी के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ में बदल देगी जिन्हें कभी अदृश्य कहा गया था। संगीत धीरे धीरे पूरे बैंक्वेट हॉल में फैल गया। वॉल्ट्स की 3 ताल की लय हल्की लेकिन गूंजदार थी। मेहमानों के समूहों से फुसफुसाहटें उठीं, जिसमें समझ से परे, तिरस्कारपूर्ण और थोड़ी उत्सुकता भरी निगाहें मिली हुई थीं। प्रिया रोशनी के बीच अकेली खड़ी थी। ना तो कोई शानदार शाम का गाउन, ना ही कोई चमकदार ऊंची एड़ी के जूते। बस एक पुरानी सफाई कर्मी की वर्दी, घिसे पिटे स्नीकर्स और टूटे गिलास के टुकड़ों से कटा हुआ खून से सना हाथ। सब कुछ बहुत असमान था। लेकिन एक चीज थी जिसे कोई माप नहीं सकता था। उसकी नजर अजीब तरह से शांत थी, जैसे कि ये पहली बार नहीं था जब वो मंच पर चढ़ी हो। ठाकुर साहब साउंड सिस्टम के पास खड़े थे, अभी भी अपने हाथ में वॉकी टॉकी कसकर पकड़े हुए थे। उनके मन में वे यादें उमड़ रही थीं जो समय की धूल में दब चुकी थीं। प्रिया वर्मा, वो लड़की जो कभी राष्ट्रीय बाल कला मंडली का गौरव थी। 17 साल की उम्र में उसने 4 यूरोपीय देशों में प्रदर्शन किया था। 18 साल की उम्र में पोलैंड में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव में प्रॉमिसिंग टैलेंट का पुरस्कार जीता था। लेकिन फिर उस साल का हादसा एक कैची की तरह था जिसने सारी उम्मीदें काट दी। अखबारों ने खबर दी कि एक रिहर्सल के दौरान मंच से तकनीकी गड्ढे में गिरने के बाद प्रिया वर्मा का आधा शरीर लकवाग्रस्त हो गया था। लोगों ने शोक व्यक्त किया। कुछ ने कहा कि वो मर गई, कुछ ने कहा कि वो जीवित है लेकिन वनस्पति की स्थिति में है। कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता था। और अब वो उनके सामने खड़ी थी, मांस और खून में, एक शानदार पार्टी के बीच, एक गर्वित मुद्रा के साथ, जैसे कि पूरी दुनिया को चुनौती दे रही हो। संगीत धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंच गया। प्रिया ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर कदम बढ़ाया। पहला कदम धीमा लेकिन दृढ़ था। वो घूमी। उसके हाथ एक खिलते हुए पक्षी के पंखों की तरह धीरे से फैले। कोई डांस पार्टनर नहीं था, वो अकेले नाच रही थी।
लेकिन प्रिया की हर हरकत में उसके और उसके अपने जीवन के बीच एक मूक संवाद था। उसकी बाहें संगीत के साथ घूमी और फिर सिकुड़ गईं, जैसे कि वो कुछ खोई हुई चीज को गले लगा रही हो। उस समय किसी को इस बात की परवाह नहीं थी कि उसने क्या पहना है। उन्होंने केवल एक नाचते हुए शरीर को देखा, या यूं कहें, एक आत्मा जो शरीर के माध्यम से एक कहानी कह रही थी। हॉल के कोने में रोहन स्तब्ध था। उसने कभी इतना अजीब वॉल्ट्स नहीं देखा था। ये तकनीकी रूप से उतना उत्तम नहीं था जितना उसकी माँ ने उसे सिखाया था, लेकिन इसमें कुछ ऐसा था जो लोगों को सांस रोक देता था, जैसे तूफान के बीच एक फुसफुस। जैसे एक ठंडी दीवार पर एक कोमल दरार। उसकी नजर अपनी मां की आंखों से मिली। श्रीमती सिंह अपने शराब के गिलास को कसकर पकड़े हुई थी। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन रोहन ने देखा कि उनकी गर्दन लाल हो गई थी। एक जाना पहचाना संकेत, जब भी मां अपमानित या खतरा महसूस करती थी। प्रिया घूमी, उसकी एड़ी पानी की तरह हल्के से फिसली। कोई आवाज नहीं। संगीत के अंत में वो रुकी, एक सिर झुकाया, न बहुत गहरा न बहुत लंबा, बस ये कहने के लिए पर्याप्त, मेरा हो गया। पूरा हॉल खामोश था, किसी ने ताली नहीं बजाई। विक्रम सिंह भी की हंसी हंसे कुछ कहने वाले थे कि श्रीमती सिंह अचानक फर्श के बीच में आ गईं। मेरे लिए एक संगीत बजाओ, उन्होंने बैंड से कहा। उनकी आवाज सपाट थी। शोस्तापोविच का वॉल्स नंबर 2। संगीत बज उठा। उन्होंने हर ताल पर, हर मुद्रा में, हर शैली में पूरी तरह से नृत्य किया, जो एक पूर्व राष्ट्रीय शास्त्रीय नृत्य न्यायाधीश के लिए उपयुक्त था। मेहमानों ने ताली बजाना शुरू कर दिया, भावना से नहीं बल्कि मेजबान के प्रति शिष्टाचार के कारण। श्रीमती सिंह रुकीं, विक्रम सिंह की ओर मुड़ी। क्या ये काफी है? विक्रम सिंह ने अपनी भौहें चखाईं, जाहिर तौर पर ये नहीं जानते थे कि काफी को कैसे परिभाषित किया जाए। वो उलझन में प्रिया की ओर मुड़े। तुमने भी नृत्य किया? मेरी पत्नी ने भी नृत्य किया। तो कौन जीता? प्रिया ने जवाब नहीं दिया, लेकिन किसी और ने बोला, विजेता दर्शक हैं। ठाकुर साहब आगे आए। उनकी आवाज जोरदार थी, क्योंकि उन्होंने कुछ सुंदर देखा। लेकिन हारने वाले वे हैं जो सोचते थे कि केवल पैसा ही किसी व्यक्ति को सम्मान के योग्य बनाता है। माहौल गर्मा गया। कैमरों ने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। कुछ स्वतंत्र पत्रकारों ने लगातार तस्वीरें खींची। मीडिया जगत की एक प्रसिद्ध महिला मेहमान ने मौके पर ही लाइव स्ट्रीम किया। उनकी आवाज उत्साह से भरी थी। दोस्तों, आप सुपर रिच पार्टियों के इतिहास में सबसे क्लासिक पलटवारों में से एक देख रहे हैं। विक्रम सिंह ने गुस्से में लाइव स्ट्रीम काटने के लिए हाथ हिलाया। ये एक निजी जगह है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। क्लिप प्रसारित हो चुकी थी। प्रिया फर्श से उतरी, सीधे उस विंग की ओर चली गई जहां खाने की ट्रॉलियां रखी थीं। उसने झुककर अपना एप्रन उतारा, उसे बड़े करीने से मोड़ा और ट्रॉली पर रख दिया। जब वो उठी, रोहन वहां खड़ा था। उसकी आंखों में पछतावा था। मैं अपने पिता के लिए माफी मांगता हूं। प्रिया ने अपना सिर हिलाया। तुम्हें किसी के लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। लेकिन मैं चुप रहा, रोहन ने जवाब दिया। मैं वहां खड़ा रहा और कुछ नहीं कहा। मैं डर गया था, क्योंकि मेरे पिता, कंपनी, मेरी स्थिति के कारण। प्रिया ने सीधे उसकी आंखों में देखा। तुम्हें डरने का अधिकार है, लेकिन अगर तुम बड़े होना चाहते हो तो डर को ये तय मत करने दो कि तुम कौन हो। बैकस्टेज की लाइटें धीरे धीरे बंद होने लगी। कार्यक्रम समाप्त हो गया। मेहमान मिश्रित भावनाओं के साथ जाने लगे, उत्साहित, भ्रमित, और ये नहीं जानते थे कि क्लिप को ऑनलाइन पोस्ट करना है या इसे एक रहस्य के रूप में रखना है। अंधेरे में प्रिया होटल से बाहर निकली। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। ठाकुर साहब उसके पीछे दौड़े, एक पुरानी छतरी से उसे ढकते हुए। प्रिया, उन्होंने पुकारा, तुम फिर से मीडिया में घिर जाओगी, क्या तुम तैयार हो? प्रिया नहीं मुड़ी, लेकिन उसने इतनी जोर से कहा कि सुना जा सके, मैं फिर से मशहूर होने के लिए नहीं नाची। मैं इसलिए नाची ताकि मेरे जैसे लोग जान सकें कि हमें मंच पर खड़े होने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। एक बिजली की चमक ने आसमान को चीर दिया। उस रात मुंबई बारिश में डूब गया था, लेकिन एक बार गिरी हुई महिला की आंखें आग की तरह चमक रही थीं, और कहीं उन फोनों में जिन्होंने अभी अभी क्लिप अपलोड की थी, पहली लहर उठने लगी थी।
एक नाम जो भुला दिया गया था, प्रिया वर्मा। वो लड़की जिसने कभी लोगों को अपने नृत्य से रुलाया था, वापस आ रही थी। लेकिन इस बार वो तालियों के लिए नहीं नाच रही थी। वो इसलिए नाच रही थी कि उसके जैसे लोगों को फिर कभी कुचला ना जाए। अगली सुबह सोशल मीडिया एक भूकंप में जाग गया। फेसबुक से लेकर टिकटॉक तक, ऑनलाइन मंचों से लेकर अमीर समाज की गपशप में माहिर निजी समूहों तक, हर जगह पिछली रात की पार्टी के क्लिप भरे हुए थे। इलेक्ट्रॉनिक समाचार साइटों पर सबसे ऊपर पिन की गई सुर्खियां जल्दी ही ट्रेंडिंग में शीर्ष पर पहुंच गईं। सफाई कर्मी के वॉर्ड्स ने करोड़पति को चुप करा दिया। कौन है सफाई कर्मी प्रिया वर्मा, जिसने टाइकून की दुनिया को हिला दिया? सिंह कॉरपोरेशन की पार्टी में परी की तरह नाचने वाली लड़की का रहस्य। लोग अब चैरिटी नीलामी के बारे में बात नहीं कर रहे थे, ना ही इस बात की परवाह कर रहे थे कि किसे मालदीव की बिजनेस क्लास यात्रा मिली। उन्हें जो याद था वो एक पुरानी सफाई कर्मी की वर्दी में एक लड़की की शांत आंखें थीं, जो एक शानदार पार्टी हॉल के बीच में खड़ी थीं और फिर भी निगली नहीं गई थीं। सिंह कॉरपोरेशन के कार्यालय में माहौल शीशे की तरह भारी था। विक्रम सिंह अपनी बड़ी शीशम की मेज के पीछे बैठे थे। हाथ में फोन लिए हुए थे और उनका माथा सिकुड़ा हुआ था। हर कुछ सेकंड में उनका फोन भागीदारों, मीडिया, कानूनी विभाग और यहां तक कि व्यापार जगत के पुराने दोस्तों से नई सूचनाओं के साथ बजता था। ये क्या हो रहा है? उन्होंने अपने निजी सहायक पर गुर्राया। नाम, जो अभी 1 साल से भी कम समय से काम कर रहा है। सर, वर्तमान में क्लिप को 3 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है और ये लगातार 12 घंटों से नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। मीडिया कंपनी से आधिकारिक बयान की मांग कर रहा है। सिंगापुर में मिराटेक ग्रुप जैसे बड़े भागीदारों ने भी ईमेल भेजकर इस घटना की पुष्टि करने का अनुरोध किया है कि क्या ये नैतिक नियमों का उल्लंघन है। बकवास! विक्रम सिंह ने मेज पर जोर से हाथ मारा। एक मूर्खतापूर्ण मजाक जो बेतहाशा फैल रहा है। तुम लोग मीडिया को कैसे संभालते हो कि वो क्लिप होटल से बाहर निकल गई? सर, ऐसा लगता है कि केवल एक व्यक्ति ने रिकॉर्डिंग नहीं की। विश्लेषण के अनुसार कम से कम 12 अलग-अलग स्रोतों ने एक ही समय में रिकॉर्डिंग और पोस्टिंग की। कुछ मेहमान थे और कुछ सर्विस स्टाफ भी थे। अब इसे नियंत्रित करना संभव नहीं है। विक्रम सिंह ने अपना माथा पकड़ा और जोर जोर से सांस ली। उनके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर एक स्वतंत्र पत्रकार की एक पोस्ट दिखाई दे रही थी। एक चैरिटी पार्टी गरीब मजदूरों का मजाक उड़ाने के तमाशे में बदल गई। इसके पीछे कौन है? लेख के नीचे हजारों गुस्से वाले कमेंट थे। इस जमाने में भी इस तरह का वर्ग भेदभाव? एक लड़की जो मैंने अब तक देखे सभी नर्तकों से बेहतर नाचती है, वो हजारों माफी से ज्यादा की हकदार है। सिंह कॉरपोरेशन को अपने नेतृत्व के व्यवहार की समीक्षा करनी चाहिए। नेतृत्व की बैठक के कमरे में माहौल बेहतर नहीं था। विक्रम सिंह की पत्नी सुनीता सिंह पैर पर पैर चढ़ाकर बैठी थी, हाथ में आईपैड लिए हुए थी। उनका चेहरा भावहीन था, लेकिन हर कोई जानता था कि वो गुस्से से कांप रही थी। उन्होंने अपने पति पर नजर डाली। जो हो गया सो हो गया। आपको जो करने की जरूरत है वो है मीडिया को शांत करना और माफी मांगना, चाहे वो सच्चा हो या झूठा। एक स्पष्ट रवैया होना चाहिए। माफी? मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। उसे मजबूर नहीं किया गया था। उसे मजबूर नहीं किया गया था, कानूनी निदेशक ने बोला। एक प्रतिलेख खोलते हुए, क्लिप में आपके शब्द स्पष्ट हैं। अगर वो ताल पर सही नाचती है, मैं अपने बेटे की शादी उससे करवा दूंगा। क्या आपको लगता है कि दुनिया इसे एक हानि रहित मजाक मानेगी? विक्रम सिंह ने चारों ओर देखा। जीवन में पहली बार उन्होंने अपने ही बैठक कक्ष में खुद को अकेला महसूस किया। इस बीच एक छोटे से किराए के कमरे में प्रिया फर्श पर बैठी थी। उसके सामने उसका पुराना फोन लगातार बज रहा था। संदेश, कॉल, साक्षात्कार के अनुरोध, सहयोग के प्रस्ताव, प्रायोजन के अनुरोध बाढ़ की तरह आ रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहां से शुरू करें। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन उसके अंदर एक तूफान की तरह उथल-पुथल मची हुई थी। दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। उसकी छोटी चचेरी बहन वी अंदर आई, हाथ में अभी अभी पकाया हुआ नूडल्स का पैकेट लिए। दीदी खा लो। तुम पूरी रात नहीं सोई और सुबह से कुछ नहीं खाया? प्रिया ने अपना सिर हिलाया। उसकी आंखें अभी भी फोन की स्क्रीन पर टिकी थीं, जहां क्लिप एक बड़े फैन पेज से साझा की जा रही थी। वी उसके बगल में बैठ गई, थोड़ी देर चुप रही और फिर फुसफुसाई। क्या तुम्हें पछतावा है कल रात मंच पर जाने के लिए? प्रिया ने तुरंत जवाब नहीं दिया।
एक पल बाद उसने धीरे से कहा, मुझे 10 साल तक मंच से गिरने और चुप रहने का पछतावा रहा, लेकिन इस बार नहीं। वी ने सिर हिलाया, उसकी आंखें लाल थीं। जानती हो, बचपन में मैं सोचती थी कि तुम एक सुपर हीरो हो। अब मुझे लगता है कि तुम एक अलग तरह की हीरो हो। बाहर एक मोटरसाइकिल की आवाज आई। छोटे से कमरे में प्रिया ने चुपचाप पुरानी लकड़ी की अलमारी खोली। एक छोटा टिन का डिब्बा निकाला जो धूल से ढका था। अंदर पदक, प्रमाण पत्र और एक धुंधली तस्वीर थी जिसमें 16 साल की प्रिया वर्मा बर्लिन में मंच पर फूल लिए रो रही थी। मैं एक नर्तकी के रूप में वापस आने का इरादा नहीं रखती, उसने कहा, लेकिन मैं किसी को भी उस चीज को रौंदने की इजाजत नहीं दूंगी जिसे मैं कभी प्यार करती थी। उस दोपहर प्रिया ने एक प्रसिद्ध टॉक शो हिडन कॉर्नर पर अपना पहला लाइव साक्षात्कार स्वीकार किया। मेजबान श्रीमती थू ने एक भावनात्मक सवाल के साथ शुरुआत की। क्या आप जानती हैं कि आपने अभी अभी लाखों लोगों के दिलों को छुआ है? प्रिया फीकी मुस्कान के साथ मुस्कुराई। मैंने सिर्फ नृत्य किया, और अगर उनके दिल धड़के तो शायद इसलिए कि वे भी मेरी तरह चुप कराए गए थे। प्रसारण के बाद साक्षात्कार क्लिप जंगल की आग की तरह फैल गई। दर्शकों ने उसे विवेक जगाने वाली नर्तकी, वर्ष की महिला, परी कथा से निकली लेकिन वास्तविकता में रहने वाली नायिका कहा। उस रात रोहन अपने घर की छत की बालकनी पर खड़ा था। नीचे व्यस्त ट्रैफिक को देख रहा था। उसका हाथ अभी भी फोन को कसकर पकड़े हुए था। स्क्रीन पर एमसी के सामने बैठी प्रिया की तस्वीर दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें शांत लेकिन गहरी थीं। उसने आ भरी, शायद मैंने कभी अपनी दुनिया को इतना छोटा महसूस नहीं किया था। एक ऐसी दुनिया जो व्यवस्था, भय और चुने हुए वर्ग के लिए आरक्षित अदृश्य नियमों से भरी है। वो जानता था कि अब अपने सुविधा क्षेत्र से बाहर निकलने का समय आ गया है और उसे सबसे पहले उससे मिलने की जरूरत है। विक्रम सिंह के बेटे के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो उस पर एक धन्यवाद, एक माफी और शायद एक शुरुआत का एहसानमंद है। उस समय वो नहीं जानता था कि प्रिया को खोजने की यात्रा एक नया दरवाजा खोलेगी, जहां सच्चाई केवल प्रकाश नहीं बल्कि एक चाकू का घाव भी है जो दिल में गहरा करता है। और सबसे ज्यादा दर्द उसे नहीं होता जो गलत है। विक्रम सिंह के परिवार की हवेली में सुबह हमेशा कॉफी की महक और संगमरमर के फर्श पर ऊंची एड़ी के जूतों की खटखट से शुरू होती थी। सब कुछ सख्ती से और अनुकरणीय तरीके से बनाए रखा जाता था। नौकर वर्दी में होते थे। बगीचे के फूलों को सावधानीपूर्वक ज्यामितीय आकृतियों में काटा जाता था और खाने की मेज पर हमेशा ठीक 3 प्रकार के आयातित जैम होते थे। लेकिन आज हवेली में माहौल तनावपूर्ण चुप्पी से भरा था। विक्रम सिंह खाने की मेज पर बैठे थे। कॉफी ठंडी हो गई थी। उनका चेहरा विचारमग्न था। श्रीमती सिंह खिड़की के पास खड़ी थीं, हाथ में फोन लिए हुई थीं। उनकी आंखें स्क्रीन से नहीं हट रही थीं। आंतरिक संचार विभाग से रिपोर्ट संदेश आते रहे। जनमत अभी शांत नहीं हुआ था। कुछ शेयरधारकों ने नेतृत्व की प्रतिष्ठा पर पुनर्विचार करने की मांग की थी। जापानी भागीदारों से ऑर्डर रोक दिए गए थे। चुप्पी तब तक बनी रही जब तक रोहन एक फाइल के साथ अंदर नहीं आया। उसने साधारण कपड़े पहने थे, न सूट न टाई, बाल हल्के से बिखरे हुए थे, जो उसके सामान्य करीने वाले रूप से बिल्कुल अलग थे। तुम सुबह सुबह कहाँ गए थे? विक्रम सिंह ने पूछा। उनकी आवाज सामान्य से ज्यादा कठोर थी। मैंने अभी अभी अपना इस्तीफा दिया है। ये वाक्य घर में छाई चुप्पी को चीरते हुए एक चाकू की तरह लगा। विक्रम सिंह उछल पड़े। तुम क्या कह रहे हो? तुमने नौकरी छोड़ दी? क्या तुम पागल हो गए हो? मैं एक ऐसी कंपनी का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता जो इंसानी गरिमा का अपमान करती है। क्या? विक्रम सिंह ने आंखें फाड़ ली। सिर्फ एक सफाई कर्मी के लिए, एक मजाक के लिए, एक नाच के लिए? रोहन ने सीधे अपने पिता की आंखों में देखा। पहली बार नजरें नहीं झुकाईं। क्या आप जानते हैं कि कितने लोगों ने वो क्लिप देखी और रोए? कितने लोगों ने कहा कि उन्होंने उसमें खुद को देखा? और आप हंसे। आपने दूसरों के दर्द को अपना मनोरंजन बना लिया। आप मजाक करने के लिए गलत नहीं थे। आप इसलिए गलत थे क्योंकि आप नहीं जानते थे कि कब चुप रहना है। श्रीमती सिंह आगे आईं। उनकी आवाज धीमी और अधिकारपूर्ण थी। रोहन, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो? तुम उत्तराधिकारी हो। मुझे यकीन नहीं है कि मैं अब एक ऐसे साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनना चाहता हूं जो अंदर से सड़ रहा है। तुम परिवार को धोखा दे रहे हो।
उन्होंने कहा। उनकी आंखें चमक उठीं। रोहन एक पल के लिए चुप हो गया और फिर धीरे धीरे जवाब दिया, नहीं, मैं उसे एकमात्र चीज को बचा रहा हूं जिसे ये परिवार धीरे धीरे खो रहा है, विवेक। वो मुड़ा और चला गया। 2 शक्तिशाली लोगों को सफेद जगह के बीच में छोड़ गया, एक निर्विवाद सत्य से प्रेतबाधित। उन्होंने जो सिंहासन बनाया था वो उसके मूल से ही टूटने लगा था। एक पुराने गली में बसे एक छोटे से नृत्य केंद्र में प्रिया ने प्रवेश किया। पुरानी लकड़ी की साइन बोर्ड पर अभी भी लिखा था, यंग स्टेप्स आर्ट्स क्लब, जहां जुनून पनपता है। ये जगह सब कुछ ठहरने से पहले उसका दूसरा घर हुआ करती थी। अंदर शीशों पर धूल जमी थी। लकड़ी का फर्श घिस गया था, लेकिन हवा में अभी भी पसीने, नृत्य पाउडर और पुरानी महत्वाकांक्षाओं की गंध थी। ठाकुर साहब पहले से ही इंतजार कर रहे थे, हाथ में एक छोटा कागज का डिब्बा लिए। ये जगह याद है? प्रिया ने सिर हिलाया, धीरे से मुस्कुराई। कैसे भूल सकती हूं, आपने ये 10 साल से मेरे लिए रखा है। उन्होंने उसे डिब्बा दिया। अंदर नरम चमड़े के गुलाबी रंग के नृत्य जूते थे, जो हाथी दांत के रंग के हो गए थे, लेकिन अभी भी स्पष्ट आकार में थे। ऊपर एक छोटा मुड़ा हुआ कागज था जिसमें प्रिया की किशोरावस्था की लिखावट थी, मेरी अपनी वापसी के लिए। उसने जूते उठाए, उसका दिल धड़क रहा था। 10 साल, एक पूरा चक्र, मंच की रोशनी से लेकर ठंडे तकनीकी गड्ढे तक, पट्टीबंदी बिस्तर से लेकर किराए के हेयर सैलून तक, फिर अस्पताल, किराए का कमरा और अंत में उस रात का पार्टी हॉल। हर कदम एक उदास संगीत नोट था और अब वो चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। ठाकुर साहब ने धीरे धीरे कहा, प्रिया, अब तुम्हारे वापस आने का समय है। सिर्फ नाचने के लिए नहीं, बल्कि उन बच्चों में आग जलाने के लिए जिन्हें कोई नहीं देखता। तुम अकेले क्लास खोलने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हो। तुम्हें अकेले रहने की जरूरत नहीं है। उन्होंने उसके सामने प्रिया वर्मा छात्रवृत्ति कोष का प्रस्ताव रखा, वंचित बच्चों के लिए कला प्रशिक्षण। हमने समुदाय से, तुमसे प्यार करने वाले लोगों से 1 करोड़ से ज्यादा जुटाए हैं। प्रिया भावुक हो गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे नहीं पता कि क्या कहूं। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस नाचो और बच्चों को नाचना सिखाओ। बाकी हम और सब लोग संभाल लेंगे। उस शाम एक शांत किताबों की दुकान वाले कैफे में रोहन आया। प्रिया पहले से ही बैठी थी। किताबों और हल्की पीली रोशनी से भरी जगह ने माहौल को और गर्म बना दिया। वे हल्के जहज संगीत और दालचीनी केक की महक के बीच एक दूसरे के सामने बैठे। आने के लिए धन्यवाद, रोहन ने ईमानदारी से कहा। नौकरी छोड़ने के लिए धन्यवाद, प्रिया ने जवाब दिया, आधा मजाक आधा सच। वो हंसा। पहली बार महसूस किया कि उनके बीच की दूरी अब उतनी ज्यादा नहीं रही। तुम आगे क्या करोगी? रोहन ने पूछा। मैं उन बच्चों के लिए एक डांस क्लास खोलूंगी जिनके पास साधन नहीं है। मैं चाहती हूं कि वे जाने कि कला अमीरों का विशेषाधिकार नहीं है। रोहन ने सिर हिलाया, उसकी आंखें चमक उठी। तो मुझे पहला छात्रवृत्ति योगदानकर्ता बनने दो। जरूरत नहीं है, मैं नहीं चाहती कि तुम दोषी महसूस करके कुछ करो। नहीं, मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तुम सही हो। वे थोड़ी देर चुप रहे और फिर प्रिया ने धीरे से कहा, एक बात है जो मुझे अभी भी हैरान करती है। जब मैं उस दिन नाच रही थी तो तुमने क्या सोचा था? रोहन ने उसे देखा, उसकी आंखें बहुत गहरी थीं। मैंने सोचा कि अगर एक नृत्य लोगों को चुप करा सकता है तो ये सिर्फ नृत्य नहीं है, ये सच्चाई है। और मैं सच्चाई के साथ जीना चाहता हूं, व्यवस्था के साथ नहीं। बाहर बारिश शुरू हो गई थी, लेकिन किताबों की दुकान की छत के नीचे उन लोगों के बीच जो एक दूसरे को दिल से सुनना शुरू कर रहे थे, एक बहुत अलग रोशनी टिमटिमा रही थी, विश्वास और अच्छाई। कोई नहीं जानता था कि कहानी अभी शुरू हुई थी। हाथी दांत के टावर में दरारें फैल रही थीं और पहली हवा फूंकने वाली लड़की वही थी जो कभी चुपचाप एप्रन के साथ खड़ी थी, अब आगे बढ़ रही थी, अब सिर नहीं झुका रही थी। शुष्क मौसम की शुरुआत में मुंबई में धूप इतनी तेज थी जैसे सड़क को जला देना चाहती हो। दोपहर में गर्मी लोगों को सभी गतिविधियों से पीछे हटने के लिए मजबूर कर देती थी। फिर भी सिंह कॉरपोरेशन के मुख्यालय के एक ठंडे बैठक कक्ष के अंदर एक समझौताहीन टकराव चल रहा था, लाभ या अनुबंधों पर, विभागों के बीच नहीं।
बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के बीच जो अपनी सारी शक्ति खोने वाला था, और उसका इकलौता बेटा जो धीरे धीरे उसकी आंखों का कांटा बनता जा रहा था। विक्रम सिंह ने फाइल को मेज पर पटक दिया, हर शब्द पर जोर देते हुए। तुम क्या चाहते हो? तुमने कंपनी छोड़ दी और उस लड़की का सार्वजनिक रूप से समर्थन भी किया। क्या तुम अपने ही माता पिता से युद्ध की घोषणा करने जा रहे हो? रोहन सामने बैठा था, बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं था। उसकी आंखों में अब पिछले सालों की तरह कोई अनिश्चितता नहीं थी, बल्कि वे उज्जवल और दृढ़ थीं, जैसे कोई जानता हो कि वो कहाँ जा रहा है। मैं आपसे युद्ध की घोषणा नहीं कर रहा हूं, मैं बस सही काम कर रहा हूं। सही क्या है? वो सिर्फ एक प्रसिद्धि और पैसे की भूखी लड़की है, कुछ नाच दिखाकर सोशल मीडिया पर चली जाती है, रोती है और अपनी दुख भरी कहानी सुनाती है, और पूरा देश उसकी जय जयकार करता है। आपने उसे समझने की कभी कोशिश नहीं की। मुझे समझने की जरूरत नहीं है, मैं एक पूरा साम्राज्य चलाता हूं, उसके पास क्या है? ठीक यही कारण है कि वो साम्राज्य दिन ब दिन सड़ रहा है। उस वाक्य ने कमरे में हवा को जमा दिया। विक्रम सिंह उछल पड़े, दोनों हाथ मेज पर टिका दिए, जैसे कि अपने अधिकार से प्रतिद्वंद्वी को कुचलना चाहते हो। बाहर निकलो, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि तुम कौन हो। रोहन ने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी फाइलें इकट्ठी की, खड़ा हुआ, धीरे से सिर झुकाया और बाहर चला गया। लेकिन जब वो दरवाजे पर पहुंचा तो वो रुका, मुड़ा। आपको 2013 की पुरानी टेप देखनी चाहिए। बर्लिन में मंच पर हुए हादसे की टेप। ये कभी सार्वजनिक नहीं हुई, लेकिन किसी के पास मूल प्रति है। विक्रम सिंह रुक गए। तुम क्या कह रहे हो? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर आप वास्तव में परिवार की प्रतिष्ठा की रक्षा करना चाहते हैं तो पहले खुद के प्रति ईमानदार रहें। बैठक कक्ष का दरवाजा जोर से बंद हो गया। अंदर विक्रम सिंह कुर्सी पर धड़ाम से बैठ गए। उनके हाथ कांप रहे थे। प्रिया वर्मा का नाम उनके दिमाग में एक दोहराए गए फैसले की तरह गूंज रहा था। उस दोपहर एक पुराने चाय की दुकान में प्रिया ठाकुर साहब और एक प्रतिष्ठित खोजी समाचार पत्र के 2 पत्रकारों के साथ बैठी थी। मेज पर एक छोटी यूएसबी थी जिसे ठाकुर साहब ने 10 से अधिक वर्षों तक गुप्त रखा था। क्या तुम पक्का हो? ठाकुर साहब ने पूछा। एक बार प्रकाशित होने के बाद पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं होगा। प्रिया ने सिर हिलाया। मैं बदला नहीं लेना चाहती, लेकिन मुझे सच्चाई को सुने जाने की जरूरत है। 2 पत्रकारों में से एक, सुश्री हाइयेन ने लैपटॉप खोला, यूएसबी लगाई और उस भाग्यपूर्ण क्षण तक तेजी से आगे बढ़ी। स्क्रीन पर एक बड़े मंच की धुंधली छवि दिखाई दी। प्रिया तब सिर्फ 16 साल की थी, एक अंतर्राष्ट्रीय नृत्य समूह के साथ अभ्यास कर रही थी। वीडियो में आवाज मिली जुली थी, लेकिन एक वियतनामी मंच प्रबंधक की चीख अभी भी स्पष्ट रूप से सुनी जा सकती थी। प्रगति बहुत धीमी है, बिजली के तार हटाओ। 1 मिनट बाद जब नृत्य समूह आगे बढ़ा तो अचानक एक स्पॉटलाइट मंच पर चमकी और फिर एक चीख गूंजी। प्रिया का छोटा शरीर फर्श पर फिसल गया। एक लाइट फ्रेम से जोर से टकराया। सब कुछ अंधेरा हो गया। क्लिप चुप्पी में समाप्त हो गई। कोई स्पष्टीकरण नहीं। उस समय प्रेस में किसी दुर्घटना की घोषणा नहीं की गई थी। मीडिया ने केवल तकनीकी खराबी के बारे में बात की और प्रिया वर्मा का नाम उस दिन के बाद सभी समाचार रिपोर्टों से अचानक गायब हो गया। एक चुप्पी का आदेश था, सुश्री हाइयन ने धीरे से कहा। एक तीसरे पक्ष से भेजा गया, एक प्रायोजक भागीदार का मीडिया प्रतिनिधि जो सिंह कॉरपोरेशन था। प्रिया ने अपनी मुट्ठी भींच ली। मैं सोचती थी कि उन्होंने मुझे बचाया, अस्पताल के बिलों में मदद की, लेकिन वास्तव में उन्होंने मुझे चुप कराने के लिए भुगतान किया। ठाकुर साहब ने सिर हिलाया। उनकी आंखें लाल थीं। हम असहाय थे, लेकिन अब नहीं। अगले दिन अखबारों ने एक साथ खबर दी, नर्तकी प्रिया वर्मा के हादसे के पीछे की सच्चाई। एक छुपा हुआ षड्यंत्र। मूल क्लिप को खोजी रिपोर्ट के साथ पोस्ट किया गया था। ऑनलाइन समुदाय में विस्फोट हो गया। गुस्से वाले कमेंट्स की बाढ़ आ गई। कई लोगों ने प्रिया की जीवन कहानी में बिखरे हुए टुकड़ों को एक स्पष्ट तस्वीर में जोड़ना शुरू कर दिया। एक प्रतिभा को बुझा दिया गया, एक पीड़ित को गायब कर दिया गया, एक मजाक को हद तक धकेल दिया गया। एक लाइव टेलीविजन कार्यक्रम में मेजबान ने प्रिया से पूछा, अगर उस समय उन्होंने आपको चुप नहीं कराया होता तो आपको लगता है कि आपका जीवन अलग होता? प्रिया मुस्कुराई। उसकी आंखें चमक उठी। हो सकता है मैं प्रसिद्ध हो गई होती, हो सकता है मैंने बड़े थिएटरों में प्रदर्शन किया होता, लेकिन मुझे लचीलेपन का सबक नहीं मिलता। मैं उन छोटे लेकिन दयालु लोगों से नहीं मिलती जिनके साथ मैं पिछले 10 सालों से रही हूं।
मुझे कोई पछतावा नहीं है, मैं सिर्फ न्याय चाहती हूँ। मेरे लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए जो मेरी तरह दफन कर दिए गए थे। उस रात रोहन एक छोटे से अपार्टमेंट की छत पर अकेला बैठा था। उसने दूर तक देखा, जहां शहर की रोशनी उल्टे सितारों के समुद्र की तरह चमक रही थी। उसका फोन बजा। ये उसकी माँ का एक संदेश था। तुम्हारे पिता कमरे में हैं, वो दोपहर से कुछ नहीं बोल रहे हैं, शायद वो सोच रहे हैं। रोहन ने आह भरी। वो नहीं चाहता था कि उसके पिता टूट जाएं। वो सिर्फ चाहता था कि वे समझें, क्योंकि अगर नहीं तो उन्होंने जो कुछ भी बनाया था वो हवा में रेत के महल की तरह होगा। उसने मुड़कर अपना कंप्यूटर खोला और अपने पिता को एक नया ईमेल लिखा। कल मैं पुराने केंद्र में प्रिया वर्मा छात्रवृत्ति कार्यक्रम का शुभारंभ आयोजित करूंगा। मुझे आपकी जरूरत अध्यक्ष या मेरे पिता के रूप में नहीं है। मैं बस उम्मीद करता हूं कि आप एक ऐसे व्यक्ति के रूप में आएंगे जो सुनना जानता है। आपका बेटा रोहन। उसने भेजे दबाया और फिर धीरे से अपना सिर दीवार से टिका दिया। दूर रात की कार के हॉर्न एक ऐसे शहर की फुसफुसाहट की तरह बज रहे थे जो कभी नहीं सोता, ठीक वैसे ही जैसे लोगों के दिल जो कभी जागना बंद नहीं करते जब सच्चाई जलाई जाती है। कल आखिरी पर्दा नीचे खींचा जाएगा और मंच उन लोगों का होगा जो सामना करने की हिम्मत करते हैं। अक्टूबर की एक सुबह मुंबई का मौसम काफी हल्का हो गया था। पिछले दिनों की तरह तेज धूप नहीं थी। इसके बजाय एक हल्की हवा यंग स्टेप्स आर्ट्स केंद्र के प्रांगण में लगे हरे पेड़ों से होकर बह रही थी। आज वो स्थान था जहां प्रिया वर्मा छात्रवृत्ति कोष का शुभारंभ समारोह होना था। केंद्र के गेट के सामने लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। कुछ बच्चे थे जिनके बाल बिखरे हुए थे, नंगे पैर चल रहे थे। कुछ माताएं थीं जिनके कंधों पर भारी बैग थे। वे अपने बच्चों को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने के लिए लाई थीं। कुछ चाचा और चाची भी थे जो कभी सफाई कर्मी, सुरक्षा गार्ड, ऑटो रिक्शा चालक थे, जो गेट के बाहर एक दूसरे से सटे हुए खड़े थे। ये देखने के लिए उत्सुक थे कि वो महिला कौन थी जिसने पूरे मुंबई को अपने नृत्य से जगा दिया था। प्रांगण के बीच में एक छोटा सा मंच बनाया गया था जिसमें कोई चकाचौंध वाली रोशनी नहीं थी, कोई विशाल एलईडी स्क्रीन नहीं थी। बस एक साधारण बैनर था जिस पर लिखा था प्रिया वर्मा छात्रवृत्ति कोष का उद्घाटन, जहां सपनों की शुरुआत होती है। प्रिया विंग्स के पीछे खड़ी थी, एक साधारण सफेद पोशाक पहने हुए। उसके बाल बड़े करीने से ऊंची पोनीटेल में बंधे थे। उसके चेहरे पर कोई भारी मेकअप नहीं था, बस उसकी गहरी आंखें और तूफान के बाद एक झील की तरह शांत नजर थी। उसने एक गहरी सांस ली और बाहर निकली। तालियों की गड़गड़ाहट लहरों की तरह उठी। गाला में विनम्र तालियों की तरह नहीं, बल्कि उन दिलों से सच्ची तालियां जो मंच के नीचे खड़े होने के आदी नहीं थे। लेकिन इस बार वे एक ऐसे व्यक्ति के लिए खड़े हुए जिसने प्रकाश की ओर कदम बढ़ाने की हिम्मत की। प्रिया ने माइक्रोफोन पकड़ा। उसकी आवाज गहरी और स्थिर थी। आज मैं यहां एक कलाकार के रूप में नहीं खड़ी हूं, ना ही एक पीड़ित के रूप में। मैं सिर्फ एक ऐसी व्यक्ति हूं जो कभी अपने सपने से गिर गई थी, लेकिन उसने विश्वास नहीं खोया। उसने दर्शकों की पंक्तियों को देखा, जहां बच्चों की छोटी छोटी आंखें उसे ध्यान से और लालसा से देख रही थीं। मैं चाहती हूं कि मेरे जैसे बच्चे नृत्य सीखें, प्रसिद्ध होने के लिए नहीं, बल्कि ये जानने के लिए कि ठोकर लगने पर कैसे उठना है। ये जानने के लिए कि वे भी मंच पर कदम रखने के लायक हैं, चाहे उनके माता पिता कोई भी काम करते हों, वे कहीं भी रहते हों या कैसे भी कपड़े पहनते हों। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सिसकियां भी मिलीं। उसने आगे कहा, मैं सोचती थी कि मैं एक दुर्घटना के नीचे दब गई हूं, लेकिन वास्तव में लोग तभी दब सकते हैं जब वे अपने स्वयं के मूल्य में विश्वास करना बंद कर दें, और मैं कभी नहीं चाहती कि किसी को भी फिर से इसका सामना करना पड़े। भाषण के बाद वो मंच से उतरी, सीधे पहली पंक्ति की ओर चली गई जहां नृत्य कक्षा के पहले छात्र बैठे थे। उसने झुककर लगभग 8 साल की एक छोटी लड़की का हाथ पकड़ा, जिसकी आंखें शरद ऋतु की झील के पानी की तरह चमक रही थीं। तुम्हारा नाम क्या है? उसने धीरे से पूछा। जी, मेरा नाम लिंग है, मैं आपकी तरह नाचना सीखना चाहती हूं, लड़की ने कहा। उसकी आवाज छोटी लेकिन दृढ़ थी। प्रिया मुस्कुराई। तो कल से मैं तुम्हारी शिक्षिका हूं, ठीक है? लड़की ने सिर हिलाया। उसकी आंखें चमक उठीं।
उस क्षण में पूरा केंद्र चुप हो गया, भावना से नहीं बल्कि मुख्य द्वार से प्रवेश करने वाले एक व्यक्ति के अप्रत्याशित आगमन के कारण। विक्रम सिंह। लोगों ने उसे तुरंत पहचान लिया। भले ही उसने एक साधारण शर्ट पहनी थी, कोई अंगरक्षक नहीं, कोई मीडिया साथ नहीं। एक ऐसे व्यक्ति का करिश्मा जो आदेश देने का आदी था अभी भी बरकरार था, लेकिन उसके चलने के तरीके में कुछ बहुत अलग था। अब घमंडी नहीं बल्कि धीमा और विचारशील। प्रिया सीधी खड़ी हो गई, उसकी आंखें शांत थीं। लोगों ने एक दूसरे को देखा, सांस रोके। वे एक टकराव, एक सार्वजनिक माफी। एक सिर झुकाने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन किसी ने भी ये उम्मीद नहीं की थी कि विक्रम सिंह सीधे मंच पर जाएंगे, माइक्रोफोन लेंगे और चुपचाप कहेंगे, मैं यहां सिंह कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में नहीं आया हूं, मैं सिर्फ एक पिता के रूप में आया हूं। वो रोहन की ओर मुड़ा, जो मंच के अंत में चुपचाप खड़ा था। मेरे बेटे ने एक बार मुझसे कहा था कि जब विवेक सड़ रहा हो तो आप एक साम्राज्य नहीं चला सकते। उस समय मैं गुस्से में था, लेकिन अब मुझे पता है कि वो सही था। दर्शक फुसफुसाए, पत्रकारों ने अपने कैमरे घुमाए, लेकिन विक्रम सिंह ने ध्यान नहीं दिया। वो प्रिया की ओर मुड़ा। उसकी आवाज भर्रा गई, मैं गलत था। मैं दूसरों की चोट का अनादर करने में गलत था। मैं ये सोचने में गलत था कि पैसा दर्द को मिटा सकता है। और मैं और भी गलत था जब मैंने सोचा कि मुझे किसी के सपने को मजाक में बदलने का अधिकार है, क्योंकि मैं ऊपर खड़ा था। पूरा केंद्र खामोश था, केवल हवा के झोंके की आवाज थी जो एक मूक सत्य को हर व्यक्ति में समाहित कर रही थी। मैं माफी की उम्मीद नहीं करता, लेकिन मैं यहां उन चीजों को फिर से बनाने में मदद करने के लिए आया हूं जिन्हें मैंने कभी तोड़ा था। विक्रम सिंह ने एक फाइल निकाली और उसे मंच के पोडियम पर रख दिया। मैं प्रिया वर्मा कोष के लिए पहली 100 छात्रवृत्तियों को प्रायोजित करना चाहता हूं, और अगर सुश्री प्रिया अनुमति दें तो मैं एक भागीदार बनना चाहता हूं, शक्ति से नहीं बल्कि फिर से शुरू करने की प्रतिबद्धता से। तालियों की एक गड़गड़ाहट गर्मियों की दोपहर में हवा के झोंके की तरह उठी। हर कोई माफ नहीं कर रहा था, लेकिन हर कोई समझ गया था कि जब कोई व्यक्ति अपनी गलतियों का सामना करने की हिम्मत करता है तो वो पहले से ही प्रकाश की ओर एक कदम होता है। प्रिया आगे बढ़ी और फाइल ले ली। वो ना तो रोई ना ही मुस्कुराई, बस धीरे से सिर हिलाया और धीरे से कहा, कोई भी फिर से शुरू नहीं कर सकता अगर वे अतीत को भूलने की कोशिश करते रहें, लेकिन अगर वे याद करते हैं और सुधार करने की हिम्मत करते हैं तो ये संभव है। उस शाम जब सब चले गए थे, प्रिया बच्चों के साथ नृत्य कक्ष का फर्श साफ करने के लिए रुकी। लाइटें बंद कर दी गई थीं, केवल गलियारे में सुरक्षा लाइटों से हल्की रोशनी आ रही थी। रोहन अंदर आया, शिक्षिका के लिए 2 कप बबल टी लेकर। वो मुस्कुराया, उसे 1 कप दिया। प्रायोजक को धन्यवाद। उसने ठंडी बबल टी का कप स्वीकार किया। वे एक साथ लंबी लकड़ी की बेंच पर बैठ गए, दीवार के साथ लटके नृत्य जूतों को देख रहे थे। मुझे नहीं लगा था कि पापा आएंगे, रोहन ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहा। मुझे भी नहीं, प्रिया ने जवाब दिया, लेकिन मुझे खुशी है कि वो आए। रोहन ने धीरे से सिर हिलाया और फिर उसे देखा। प्रिया, क्या तुम्हें लगता है कि इन सब के बाद हम कुछ नया शुरू कर सकते हैं? वो उसकी ओर मुड़ी और उसे बहुत देर तक देखती रही और फिर धीरे से कहा, मैं सोचती थी कि सभी अच्छी चीजें केवल भाग्यशाली लोगों के लिए होती हैं, लेकिन अब मुझे पता है जब तक आप हार नहीं मानते आप भी इसके लायक हैं। वो मुस्कुराया और कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। बाहर शहर रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन पुराने कमरे में फर्श की मोम की गंध और बच्चों की हंसी के बीच एक और रोशनी टिमटिमा रही थी। एक ऐसी रोशनी जो मंच से नहीं बल्कि उन दिलों से आती थी जो कभी घायल हुए थे, अब फिर से प्यार करना सीख रहे थे। एक नृत्य तालियों की गड़गड़ाहट में समाप्त हुआ, लेकिन जीवन वास्तव में तभी शुरू होता है जब लोग अंधेरे से बाहर निकलने की हिम्मत करते हैं, और प्रिया ने ये कर दिखाया। नृत्य जूतों से नहीं बल्कि अपने दिल से। मुंबई में बारिश के बाद शाम नम और थोड़ी ठंडी हो गई थी। प्रिया एक छोटे से अपार्टमेंट की खिड़की के पास चुपचाप बैठी थी, कांच पर जमी पानी की बूंदों को देख रही थी जो उसके मन में चल रहे अंतहीन विचारों की तरह नीचे फिसल रही थी। पीली सड़क की रोशनी, उसका प्रकाश उसके झुके हुए चेहरे पर पड़ रहा था, कोमल लेकिन उदास। छात्रवृत्ति कोष के शुभारंभ के बाद सब कुछ तेजी से बदल गया था।
वो टेलीविजन कार्यक्रमों, सोशल मीडिया, समाचार पत्रों में लगातार उल्लेख किया जाने वाला नाम बन गई थी। लोगों ने उसे एक उभरते हुए प्रतीक, एक प्रेरणादायक ज्वाला के रूप में सराहा। लेकिन प्रिया को खुद अपने अंदर पहले से कहीं ज्यादा खालीपन महसूस हो रहा था। भले ही उसे बरी कर दिया गया था, भले ही उसकी प्रतिष्ठा वापस मिल गई थी, उसके अंदर कुछ ऐसा था जो अभी तक ठीक नहीं हुआ था। घाव बदनामी या तिरस्कारपूर्ण नजरों में नहीं था, बल्कि इस तथ्य में था कि उन सभी वर्षों में उसने विश्वास कर लिया था कि वो पर्याप्त मूल्यवान नहीं है। दरवाजे पर दस्तक हुई, जिसने प्रिया को उसके विचारों से बाहर निकाला। वो उठी और दरवाजा खोला। ये ठाकुर साहब थे, वही परिचित रूप, फीकी शर्ट, हाथ में गरम समोसों का एक थैला। मैंने सोचा तुमने रात का खाना नहीं खाया होगा। वो धीरे से मुस्कुराए और मैं बात करना चाहता था। प्रिया ने उन्हें अंदर बुलाया, 2 कप चाय बनाई। उबलते केतली से भाप ने खिड़की के शीशे को धुंधला कर दिया, जैसे पुराने दिनों को ढकने वाला एक पर्दा। मुझे पता है आप क्या कहना चाहते हैं, प्रिया ने शुरू किया। ये रोहन के पिता के बारे में है ना? ठाकुर साहब ने सिर हिलाया। वो आज सुबह मुझसे मिलने आए थे। प्रिया चुपचाप उन्हें देखती रही। उन्होंने कहा कि वो तुमसे मिलना चाहते हैं, माफी मांगने के लिए नहीं, बल्कि समझाने के लिए। उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ उसके बाद वो सो नहीं पा रहे हैं, कि कुछ चीजें हैं जो कभी नहीं कही गईं। प्रिया ने अपना सिर झुका लिया और अपने हाथ कसकर भींच लिए। मुझे नहीं पता कि मैं सुनना चाहती हूं या नहीं, उसने धीरे से कहा। मुझे डर है कि अगर मैं सुनूंगी तो मुझे एक नए गुस्से का सामना करना पड़ेगा, या इससे भी बदतर एक ऐसी सहानुभूति जो नहीं होनी चाहिए। ठाकुर साहब ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा, उतनी ही कोमलता से जैसे एक पिता एक भारी बारिश के बाद अपनी बेटी पर हाथ रखता है। प्रिया, क्षमा दूसरों को शांति देने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें हल्का महसूस कराने के लिए है। अगली दोपहर एक पुराने कैफे में प्रिया विक्रम सिंह के सामने बैठी थी। कोई सहायक साथ नहीं था। वो अकेले आए थे। हाथ में एक साधारण टोपी लिए हुए थे। कोई तीखी नजर नहीं, बस एक बूढ़ा आदमी जो कई सालों का बोझ उठाए हुए था, जिसे वो उतार नहीं पाया था। आने के लिए धन्यवाद, उन्होंने शुरू किया। उनकी आवाज गहरी थी। प्रिया ने जवाब नहीं दिया, बस धीरे से सिर हिलाया। मैं हमेशा सोचता था कि अगर मैं चुप रहूं तो सब कुछ बीत जाएगा, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो जितना ज्यादा छिपाई जाती हैं उतना ही इंसान को अंदर से खाती हैं। वो रुके और फिर जारी रखा। बर्लिन में दुर्घटना के दिन मैं वहां था। मुझे पता था कि बिजली के तार ठीक नहीं किए गए थे। मैंने टूटी हुई लाइटें देखी, लेकिन क्योंकि रिकॉर्डिंग में एक बड़ा प्रायोजक शामिल था, मैंने तकनीकी टीम को प्रगति में तेजी लाने का आदेश दिया। प्रिया ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसे लंबे समय से इसका अंदेशा था, लेकिन उसे खुद स्वीकार करते हुए सुनना उसके सीने को इतना भारी कर गया कि सांस लेना मुश्किल हो गया। जब तुम गिरी तो मैं अस्पताल आने की हिम्मत नहीं कर सका। मुझे डर था, कानून से नहीं, बल्कि तुम में खुद को देखने से। एक बच्चा जो कभी बड़ों के करियर के लिए कुर्बान कर दिया गया था। उसने आश्चर्य से अपना सिर उठाया। विक्रम सिंह ने नदी की ओर देखा। उनकी आंखें दूर थीं। मेरे पिता भी सख्त थे। उन्होंने मुझे बचपन से नेतृत्व करना सिखाया, भावनाओं को व्यक्त करने से मना किया, कमजोर होने से मना किया। मैं एक कवच पहने हुए एक छाया की तरह बड़ा हुआ। मैंने अपनी असफलता की भावना से, इस सच्चाई से कि मैं प्यार करने से डरता था, खुद को बचाने के लिए शक्ति का इस्तेमाल किया। दोनों थोड़ी देर चुप रहे। नदी की हवा बह रही थी, अपने साथ सूखी पत्तियां और यादों की धूल की परतें ले जा रही थी। प्रिया ने ठंडी चाय का एक घूंट लिया और फिर धीरे धीरे कहा, मैं आपसे बहुत नफरत करती थी, लेकिन एक बात जो मैंने एक सफाई कर्मी के रूप में अपने जीवन के दौरान और फिर बच्चों को नृत्य सिखाते हुए सीखी है, वो ये है कि जो लोग दूसरों को चोट पहुंचाते हैं वे अक्सर वे लोग होते हैं जो खुद चोट खाए हुए होते हैं। उसने आह भरी, जैसे कि एक बोझ उतार रही हो। मैं ये नहीं भूलूंगी कि आपने क्या किया, लेकिन मैं अब नफरत नहीं रखती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये मेरे अंदर एक और दिन रहे। विक्रम सिंह ने उसे देखा। उनकी बूढ़ी आंखें आंसुओं से भरी थीं। धन्यवाद, उन्होंने धीरे से कहा। मुझे एक वास्तविक व्यक्ति बनने देने के लिए धन्यवाद। उस रात प्रिया
देर से केंद्र लौटी। छोटे छात्र जा चुके थे। केवल अभ्यास कक्ष की पीली रोशनी शीशे पर प्रतिबिंबित हो रही थी। वो लकड़ी के फर्श के बीच में खड़ी होकर शीशे में खुद को देख रही थी। अब वो उलझे हुए बालों वाली छोटी लड़की नहीं थी, जिसकी आंखें अभ्यास के दौरान गिरने से आंसुओं से भरी थीं। अब वो लड़की नहीं थी जिसे घोटाले के कारण मंच से निकाल दिया गया था। अब वो नौकरानी नहीं थी जिसे फर्श साफ करने के लिए भेजा गया था जबकि दूसरे नाच रहे थे। वो अब खुद थी, पूरी, स्वस्थ, दृढ़। उसके पैर उठे, एक धीमी गति से घूमे। संगीत स्पीकर से नहीं बल्कि दिल से बज रहा था। उसके सिर में हर गिनती उसे अतीत में वापस ले गई, लेकिन इस बार कोई दर्द नहीं था। केवल स्वतंत्रता थी। 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर। पीछे से तालियों की गड़गड़ाहट हुई। वो मुड़ी। रोहन वहां खड़ा था, हाथ में एक छोटा संगीत बॉक्स लिए। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम्हें इस समय देखकर मैं कह नहीं सकता। उसने अपना सिर झुकाया, मुस्कुराई। क्या कहना है? तुम बच गई। तुम न केवल बच गई बल्कि तुमने दूसरों को बेहतर जीने के लिए प्रेरित किया। प्रिया उसकी ओर बढ़ी। कोई दूरी नहीं, कोई उपाधि नहीं, कोई वर्ग रेखा नहीं। और तुम? उसने पूछा। मैं तुम्हारी तरह जीना चाहता हूं, रोहन ने जवाब दिया। अपेक्षाओं का पीछा नहीं करना, किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करना, बस उस चीज के लिए सच रहना जिसमें मैं विश्वास करता हूं। उसने उसका हाथ पकड़ा और कुछ नहीं कहा। बाहर मुंबई में अभी भी बहुत हवा थी, लेकिन छोटे से कमरे में एक वॉल्स चुपचाप शुरू हुआ। संगीत की जरूरत नहीं, मंच की जरूरत नहीं, दर्शकों की जरूरत नहीं, बस 2 लोग और एक अतीत जो क्षमा से बंद हो गया था। सर्दियों की शुरुआत में एक सुबह मुंबई एक दुर्लभ पतली धुंध में जाग गया। मौसम सामान्य की तरह कठोर नहीं था, इसके बजाय एक ताज़ा, ठंडी और सुखद हवा थी। एक छोटी सी सड़क पर यंग स्टेप्स आर्ट्स केंद्र सामान्य से अधिक जीवंत हो गया था। आज डांस ऑफ रिटर्न कार्यक्रम के लिए अंतिम रिहर्सल थी। प्रिया और उसके छात्रों द्वारा आयोजित एक विशेष प्रदर्शन, एक श्रद्धांजलि के रूप में और एक नई यात्रा को चिन्हित करने वाले एक मील के पत्थर के रूप में। अभ्यास कक्ष में बैंगनी सैश के साथ सफेद वर्दी पहने बच्चे हर हरकत का ध्यानपूर्वक अभ्यास कर रहे थे। माहौल तनावपूर्ण लेकिन उत्साह से भरा था। लयबद्ध गिनती की आवाजें नियमित रूप से गूंज रही थीं। कदम अभी तक एक समान नहीं थे, लेकिन उनमें दृढ़ विश्वास था। प्रिया कमरे के कोने में खड़ी थी। उसकी आंखें हर हरकत को देख रही थीं, लगातार सिर हिला रही थीं। उसकी आंखों में अब कोई झिझक या हिचकिचाहट नहीं थी। सभी उतार चढ़ावों के बाद उसने वास्तव में खुद को पा लिया था। एक ग्लैमरस मंच पर नहीं, बल्कि बच्चों की आंखों के बीच, जहां विश्वास हर कदम और सांस के साथ प्रसारित होता है। गलियारे में तेज कदमों की आवाज आई और फिर दरवाजा खुल गया। प्रिया दीदी, एक रिपोर्टर प्रदर्शन से पहले एक साक्षात्कार के लिए आया है, एक छठी कक्षा के लड़के ने जोर से कहा। उसका चेहरा तेजी से दौड़ने के कारण लाल था। प्रिया ने सिर हिलाया। एक तौलिए से अपना पसीना पोंछा और फिर उसे बधाई देने के लिए बाहर निकली। वो एक युवा महिला रिपोर्टर थी, छोटे कद की, हाथ में एक रिकॉर्डर और एक नोटबुक लिए हुए। नमस्ते प्रिया दीदी, मैं HTV से मिन्हा हूं। मुझे डांस ऑफ रिटर्न कार्यक्रम पर एक छोटी वृत्तचित्र बनाने का काम सौंपा गया है। क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकती हूं? बिल्कुल, प्रिया मुस्कुराई। उसकी आवाज हवा की तरह हल्की थी। क्या आप अपनी वर्तमान भावनाओं को साझा कर सकती हैं जब कार्यक्रम में 24 घंटे से भी कम समय बचा है? प्रिया 1 सेकंड के लिए चुप रही और फिर जवाब दिया। मुझे लगता है कि मैं पहले से कहीं ज्यादा सच में जी रही हूं। जब मैं एक पेशेवर नर्तकी थी तो मैं सोचती थी कि प्रसिद्धि ही मंजिल है, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ है कि सबसे खुशी की बात यह है कि जब आप दूसरों को अपने सपनों को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं, भले ही आपने उसे एक बार खो दिया हो। मिन्हा लगातार सिर हिला रही थी, उसके हाथ तेजी से लिख रहे थे। एक थोड़ा निजी सवाल है, अगर आप सहज नहीं हैं तो आप मना कर सकती हैं। वो ये है कि वर्तमान में आपके और विक्रम सिंह के परिवार के बीच संबंध कैसे हैं? प्रिया एक पल के लिए रुकी। सवाल अप्रत्याशित नहीं था, लेकिन हर बार जब उस नाम का उल्लेख किया जाता था तो उसके दिल में एक अनाम लहर उठती थी। अब गुस्सा नहीं, अब दर्द नहीं, लेकिन कुछ गहरा, जैसे चुप्पी के बीच एक धड़कन। मैं और वो अब दुश्मन नहीं हैं,
अभी तक रिश्तेदार भी नहीं हैं। लेकिन कभी कभी जीवन में ऐसे रिश्ते होते हैं जिन्हें नाम देने की जरूरत नहीं होती है, बस किसी क्षण में एक दूसरे को समझना ही काफी होता है। मिन्हा ने और नहीं पूछा। वो जानती थी कि उसने एक ऐसी कहानी की सीमा को छू लिया है जो अभी तक पूरी तरह से बंद नहीं हुई है। उस शाम प्रिया अपनी माँ की कब्र पर गई। शहर के बाहरी इलाके में एक छोटा सा कब्रिस्तान। वो सफेद गुलदाउदी का एक गुलदस्ता लाई। वो फूल जो माँ को हर बार बाजार जाने पर पसंद आता था। साधारण कब्र के पत्थर के सामने वो बैठ गई, धीरे से ठंडे पत्थर पर गुलदस्ता रखा और फिर अपनी जेब से एक कपड़े का कीचन निकाला। एक छोटी गुड़िया की आकृति जिसमें एक नृत्य पोशाक थी जिसे उसने 7वीं कक्षा में खुद सिला था। माँ, मैं जी रही हूं, उसने फुसफुसाया। मैं उस अंधेरे कुएं से बाहर निकल आई हूं जिसके बारे में तुमने मुझे चेतावनी दी थी। मुझे अब किसी के खींचने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं खुद बाहर चढ़ गई हूं और अब मैं दूसरे बच्चों को सिखा रही हूं कि खुद कैसे चढ़ना है, चाहे वे कितनी भी बार गिरे। हवा चली, उसकी शर्ट को धीरे से हिलाया। आकाश में पतले बादल धीरे धीरे तैर रहे थे, जैसे माँ की आंखें नीचे देख रही हों। प्रिया उठी, एक गहरी सांस ली और फिर मुड़ गई। उसका दिल अजीब तरह से शांत था। अगली सुबह केंद्र को एक नया रूप दिया गया था। मंच को सामने के चौड़े प्रांगण में स्थापित किया गया था, हल्की धूप और हरे पेड़ों के नीचे। दर्शक बहुत जल्दी आने लगे थे, माता पिता से लेकर युवा कला प्रेमियों तक, गरीब छात्रों से जिन्हें छात्रवृत्ति मिली थी, उन लोगों तक जो प्रिया को केवल सोशल मीडिया के माध्यम से जानते थे। हर कोई उस महिला को एक बार वास्तविक जीवन में देखना चाहता था, इसलिए नहीं कि उसके साथ अन्याय हुआ था, बल्कि इसलिए कि वो सबसे सुंदर तरीके से उठी थी। पर्दे के पीछे रोहन छोटे बच्चों को उनकी पोशाक ठीक करने में मदद कर रहा था। उसने एक साधारण सफेद शर्ट पहनी थी। उसका चेहरा उज्जवल लेकिन शांत था। जब उसने प्रिया को अंदर आते देखा तो उसकी आंखों में एक दृढ़ विश्वास चमक उठा। तुम तैयार हो? उसने पूछा। जीवन में पहली बार मुझे मंच पर जाने से डर नहीं लग रहा है, प्रिया मुस्कुराई। क्योंकि इस बार मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं नाच रही हूं, मैं अपने लिए नाच रही हूं। उसने धीरे से उसका हाथ दबाया और कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, बस वो नजर ही हर वादे के लिए काफी थी। प्रदर्शन शुरू हुआ, संगीत बज उठा। समकालीन लोक और पश्चिमी शास्त्रीय संगीत का एक विशेष मिश्रण। मंच पर छोटे पैर उड़ते हुए नाच रहे थे, टिमटिमाती रोशनी और अंतहीन तालियों में घुल मिल रहे थे। प्रिया अंतिम प्रस्तुति में दिखाई दी, बिना किसी घोषणा के, बिना किसी परिचय के, बिना किसी धूमधाम के। वो एक साधारण सफेद पोशाक में नंगे पैर बाहर निकली। उसके बाल बड़े करीने से ऊंची पोनीटेल में बंधे थे। जब संगीत बज उठा, वही पुराना वॉल्ट्स जिसने कभी उसकी जिंदगी बदल दी थी। पूरा सभागार चुप हो गया। उसकी हर हरकत अतीत पर काबू पाने का एक कदम थी, हर घुमाव डर को दूर करने का एक कदम था, और हर हाथ का फैलाव खुद के लिए एक आलिंगन था। वो लड़की जो उस साल मंच पर गिर गई थी। दर्शकों की पंक्ति में विक्रम सिंह चुपचाप बैठे थे। किसी ने उन्हें नहीं पहचाना क्योंकि उन्होंने कोई अंगरक्षक या उपाधि नहीं ली थी। वो बस चुपचाप उसे नाचते हुए देख रहे थे। उनकी आंखों में एक दर्द चमक रहा था जो गर्व में बदल गया था। जब नृत्य समाप्त हुआ तो प्रिया ने अपना सिर झुकाया। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। कोई भी अपने आंसू नहीं रोक सका, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं देखा था, उन्होंने अभी अभी किसी को अपनी ही रोशनी से अंधेरे से बाहर निकलते हुए देखा था। उस रात मेहमानों के चले जाने के बाद रोहन और प्रिया बंद मंच के पास बैठे 2 कप गरम चाय पी रहे थे जो बची हुई थी। क्या तुम्हें लगता है कि अब से तुम्हारा जीवन शांतिपूर्ण होगा? रोहन ने पूछा। प्रिया ने एक पल के लिए सोचा और फिर जवाब दिया, नहीं, जीवन कभी भी हमेशा के लिए शांतिपूर्ण नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है कि अब से भले ही कोई तूफान आए, मुझे अब डर नहीं लगेगा, क्योंकि मैं जानती हूं कि तूफान से कैसे नाचना है। नहीं, उसने अपना सिर हिलाया, क्योंकि मुझे पता है कि कोई वहां मेरे नाचकर वापस आने का इंतजार कर रहा होगा। उसने उसका हाथ पकड़ा, उसे धीरे से दबाया। मुंबई की रात के बीच हवा बह रही थी, भाग्य के स्पर्श की तरह कोमल। आखिरकार उन्होंने एक दूसरे को चमक के बीच नहीं
बल्कि विश्वास से भरे घावों के बीच पाया था। दरवाजा खुल गया था, महिमा की ओर नहीं, बल्कि एक शांतिपूर्ण स्थान की ओर, जहां लोगों को प्यार किए जाने के लिए पूर्ण होने की जरूरत नहीं होती है। साल के अंत में मुंबई में फिर से अचानक गरज के साथ बारिश शुरू हो गई। आज रात बारिश पूर्वानुमान से पहले आ गई। बारिश सड़क पर जोर जोर से बरस रही थी। यंग स्टेप्स केंद्र की दूसरी मंजिल पर छोटे से कार्यालय में बारिश की आवाज, कागज पलटने की आवाज, कीबोर्ड की खटखट और पुराने डेस्क लैम्प से आने वाली पीली रोशनी में मिल गई थी। प्रिया अकेले बैठी थी। उसकी आंखें एक और शाखा खोलने के कार्यक्रम के बारे में दस्तावेजों के ढेर पर टिकी थीं। डांस ऑफ रिटर्न की सफलता उम्मीद से परे थी। नए बैच के लिए पंजीकरण की संख्या 3 गुना बढ़ गई थी। कई संगठनों ने प्रायोजन की पेशकश की। प्रेस ने प्रिया को अपने घावों से जीवन के नाटक को फिर से लिखने वाली कहा, लेकिन प्रसिद्धि के साथ हमेशा चुपचाप छिपे हुए अंधेरे भी आते हैं। दरवाजा बिना किसी चेतावनी के खुल गया। ये केंद्र का संचार प्रबंधक हुई था। उसका चेहरा पीला था, हाथ में फोन था। प्रिया दीदी, आपको ये तुरंत देखना चाहिए। प्रिया ने आश्चर्य से फोन लिया। स्क्रीन पर एक वीडियो दिखाया जा रहा था जो जंगल की आग की तरह फैल रहा था। क्लिप में उस दिन के प्रदर्शन के पर्दे के पीछे से चुपके से ली गई एक धुंधली छवि थी। एक महिला की आवाज, जो स्पष्ट रूप से केंद्र के एक छात्र की मां थी, तीखे स्वर में गूंजी। वो खुद को बहुत प्रतिभाशाली समझती है। पता चला कि वो एक बार डांसर थी। विदेशी माफिया से जुड़े होने के कारण दुर्घटना का शिकार हुई। कला क्या है? प्रिया ने फोन को कसकर पकड़ा। उसके हाथ कांप रहे थे। वीडियो में बोलने वाले का चेहरा स्पष्ट नहीं था, लेकिन ऑडियो हिस्से को सनसनीखेज सुर्खियों के साथ बड़े पैमाने पर साझा किया जा रहा था। प्रेरणादायक शिक्षिका के बारे में सच्चाई, अंधेरा अतीत उजागर हुआ। उसकी पीठ पर ठंडा पसीना आ गया। भले ही कमरा वातानुकूलित था, हुई में अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। उसकी आंखें चिंतित थीं। मुझे लगता है आपको अस्थायी रूप से मुख्य फैन पेज को बंद कर देना चाहिए। कुछ दिनों के लिए प्रवेश रोक देना चाहिए, जब तक कि सब कुछ शांत ना हो जाए। प्रिया उठी, खिड़की के पास गई। बारिश अभी भी भारी थी। सड़क पर हवा की गर्जना हो रही थी। उसने सोचा था कि वो सभी पूर्वाग्रहों के सामने काफी मजबूत है। लेकिन जनता कभी भी उन लोगों के साथ निष्पक्ष नहीं खेलती जो ठोकर खा चुके हैं। और भले ही जो फैल रहा था वो झूठ था, लोग हमेशा सबसे बुरी बात पर विश्वास करना पसंद करते हैं। अगली सुबह कार्यकारी बोर्ड की बैठक तनावपूर्ण माहौल में हुई। अंकल थान, पूर्व शिक्षक और अब केंद्र के मुख्य सलाहकार ने मेज पर धीरे से दस्तक दी। प्रिया, मुझे तुम पर विश्वास है और मुझे पता है कि तुम मजबूत हो, लेकिन ये केंद्र सिर्फ तुम्हारा नहीं है। यहाँ दर्जनों बच्चे पढ़ रहे हैं, शिक्षकों की एक टीम है, माता पिता हैं। हमें सावधानी से गणना करने की जरूरत है। एक युवा शिक्षक ने बीच में कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे 2 माता पिता से स्कूल छोड़ने के लिए संदेश मिले हैं। उन्होंने कहा कि वे नहीं चाहते कि उनके बच्चे किसी ऐसे व्यक्ति से सीखें जिसका अतीत संदिग्ध हो। माहौल खामोश था। प्रिया ने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और फिर अपनी आंखें खोली। उसकी नजर अब अस्थिर नहीं थी। तो मुझे इसका सामना करने दो, उसने कहा, भागना नहीं। इनकार नहीं करना। मैं एक बार और हमेशा के लिए सब कुछ कह दूंगी, ताकि कोई भी इसे मेरे गले पर चाकू की तरह इस्तेमाल ना कर सके। 2 दिन बाद केंद्र के आधिकारिक चैनल पर एक लाइव स्ट्रीम में प्रिया एक साधारण सेटिंग में दिखाई दी। खाली अभ्यास कक्ष, पर्याप्त उज्ज्वल रोशनी, कोई प्रभाव नहीं, कोई पृष्ठभूमि संगीत नहीं। सभी को नमस्कार, उसने शांत आवाज में शुरू किया। मैं प्रिया वर्मा हूं। मैं एक पेशेवर नर्तकी थी। बर्लिन में एक मंच दुर्घटना की शिकार थी और मैं भी एक ऐसी व्यक्ति थी जिसने अपना रास्ता खो दिया था। छोटे मंचों और यहाँ तक कि बार में एक वेट्रेस के रूप में काम किया था। इसलिए नहीं कि मुझे लाल बत्ती पसंद थी, बल्कि इसलिए कि उस समय मुझे जीने के लिए, इलाज के लिए, जीवित रहने के लिए पैसे की ज़रूरत थी। वो रुकी, सीधे कैमरे में देख रही थी। कोई भी मजबूत पैदा नहीं होता और कोई भी कीचड़ से बिना गंदा हुए नहीं गुजर सकता। लेकिन जो बात मायने रखती है वो ये नहीं है कि हम कितनी बुरी तरह गिरे, बल्कि ये है कि हम उसके बाद कैसे उठे। उसने बहुत धीरे से अपना सिर झुकाया। अगर उस अतीत के कारण कोई मुझ पर विश्वास नहीं करना चाहता तो
तो मैं उन्हें दोष नहीं देती, लेकिन कृपया इस केंद्र के बच्चों को देखें। देखें कि हम क्या कर रहे हैं और फिर से पूछें कि क्या एक अपूर्ण अतीत एक वास्तविक वर्तमान के मूल्य को खत्म कर देता है। 2 घंटे से भी कम समय में क्लिप सभी प्लेटफॉर्मों पर फैल गई। सकारात्मक टिप्पणियां लहरों की तरह आने लगी। लोगों ने #I believe फुओंग, एवरीवन हैज अ पास्ट, डांस ऑन के साथ भाषण को फिर से साझा करना शुरू कर दिया। उस रात जब केंद्र खाली था, प्रिया अपनी पुरानी आदत के अनुसार अकेले अभ्यास का फर्श साफ कर रही थी। उसके हाथ ठंडी लकड़ी की सतह पर फिसल रहे थे, लेकिन उसकी आत्मा अजीब तरह से गर्म महसूस कर रही थी। दरवाजा खुला। ये विक्रम सिंह थे। तुमने अभी अभी एक छोटी सी क्रांति की है, उन्होंने कहा, गर्म बन का एक थैला मेज पर रखते हुए। मैं इसे बधाई के रूप में लाया हूं। प्रिया धीरे से मुस्कुराई। मैं सोचती थी कि अगर मैं शालीनता से जीऊंगी तो मैं आलोचना से बच जाऊंगी, लेकिन अब मुझे समझ में आया है कि शालीनता से जीने का मतलब है हमेशा पहली आलोचना को स्वीकार करना। उन्होंने सिर हिलाया। उनकी आंखें अभ्यास कक्ष के अंधेरे खुले स्थान में देख रही थीं। जानती हो, हाल के दिनों में मुझे भी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा है। शेयरधारकों ने कहा, तुमने अपने बेटे को एक नौकरानी से शादी करने के लिए मजबूर करके परिवार का नाम खराब किया है। लेकिन मैंने कभी भी अब से ज्यादा गर्व महसूस नहीं किया है। प्रिया चुप हो गई। उनकी आंखों में अब श्रेष्ठता की नजर नहीं थी, बल्कि एक दुर्लभ और सच्ची स्वीकृति थी। मुझे किसी को भी अपने अतीत पर शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, उसने धीरे से कहा। मैं सिर्फ ये चाहती हूं कि गरीब बच्चे एक रास्ता देखें कि गरीबी मौत की सजा नहीं है। विक्रम सिंह उठे। अपनी जेब से एक चेक निकाला। ये वो प्रायोजन है जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से भेजना चाहता हूं, किसी के नाम पर नहीं, बस एक पिता, एक व्यक्ति जो गलत था, जो कुछ भी संभव हो उसे ठीक करना चाहता है। प्रिया ने उसे लिया, अपना सिर झुकाया। धन्यवाद अंकल, देर से लेकिन फिर भी समय पर अपना दिल खोलने के लिए। देर रात बारिश कम होने लगी। सबसे भयंकर तूफान अंततः चले गए, एक कोमल और स्पष्ट वातावरण लौटाते हुए। अंधेरे कमरे में प्रिया नए पाठ्यक्रम के लिए फ्लायर का परिचय फिर से लिख रही थी। उसने पॉलिश की हुई पंक्तियों को काट दिया और उन्हें हाथ से लिखी एक पंक्ति से बदल दिया। यहां आपको पूर्ण होने की जरूरत नहीं है, बस उठने की हिम्मत चाहिए। बाहर एक हल्की हवा चली। उसने अपना सिर छत की ओर उठाया, मुस्कुराई। तूफान वापस आ सकता है, लेकिन अब वो जानती है कि वो खुद सबसे मजबूत आश्रय है। कोई भी उस व्यक्ति के विश्वास को नहीं तोड़ सकता जिसने अपने ही निशान से उठना सीखा है। मार्च की एक साफ सुबह एक नई शाखा का उद्घाटन हुआ। पश्चिमी धूप कठोर नहीं थी, बल्कि एक गर्म आलिंगन की तरह फैली हुई थी। जैसे कि आकाश और पृथ्वी भी उन लोगों पर मुस्कुरा रहे थे जो कीचड़ से गुजरे थे और फिर भी अपनी आंखों में सफेदी बनाए हुए थे। प्रिया नए केंद्र के दरवाजे पर खड़ी थी, हाथ में कैंची लिए। 3 प्रतिनिधि छात्रों के साथ उद्घाटन रिबन काटने के लिए। लाल रिबन धीरे से काटे गए। पटाखों की कुरकुरी आवाज गूंजी। तालियों की गड़गड़ाहट शोरगुल वाली नहीं, बल्कि भावनात्मक थी। उसने अपना सिर झुकाया। उसकी आंखें लाल थीं। कोई नहीं जानता था कि इस क्षण को पाने के लिए वो कभी हार मानने या आगे बढ़ने की कगार पर खड़ी थी। और आज जब नदी क्षेत्र के बच्चे पहली बार अभ्यास के फर्श पर चढ़े, तो प्रिया ने उन भोली आंखों में खुद को देखा, कांपती हुई, अस्पष्ट लेकिन जलती हुई लालसा के साथ। समारोह के बाद वो चुपचाप कार्यालय लौट आई। वहां मेज पर एक क्रीम रंग का लिफाफा रखा था जिसमें कोई प्रेषक नहीं था। उसने उसे खोला। साफ सुथरी लिखावट में, बेटी, मुझे खेद है कि मैं तुम्हें सफल होते देखने के लिए पर्याप्त समय तक नहीं रही, लेकिन मुझे हमेशा विश्वास था कि तुम आगे बढ़ सकती हो। मजबूत होने की जरूरत नहीं, बस सच्ची रहो। अगर तुम ये पत्र पढ़ रही हो तो शायद तुम जी रही हो और मैं बहुत खुश हूं। प्यार, माँ। प्रिया का गला भर आया। पत्र उसकी माँ की पुरानी डायरी से एक प्रतिलिपि थी जिसे उसकी चाची ने अभी अभी गोदाम में पाया था। उसकी आंखें धुंधली हो गईं, लेकिन उसकी मुस्कान खिल उठी, जैसे गुलदाउदी जो माँ ने घर के सामने लगाई थी। दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। ये रोहन था। मेरे पास तुम्हारे लिए एक आश्चर्यजनक उपहार है, उसने कहा, एक हवाई जहाज का टिकट दिखाते हुए। प्रिया ने टिकट को देखा।
उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उस जगह का टिकट जहां वो एक बार रसातल में गिर गई थी, क्या ये उड़ान एक प्रस्ताव है या एक चुनौती, एक अंत? उसने जवाब दिया, या एक शुरुआत, तुम इसे जो भी कहना चाहो। 3 सप्ताह बाद प्रिया उसी थिएटर के पर्दे के पीछे खड़ी थी जहां 10 साल पहले उसकी भयानक गिरावट हुई थी। अब लंबे बाल ऊंचे बंधे नहीं थे, कोई तेज मेकअप नहीं था। आज वो अनब्रोकन स्टेप्स कार्यक्रम की एक अतिथि थी, जो उन नर्तकों का सम्मान करने वाली एक श्रृंखला थी जिन्होंने विपत्ति पर काबू पाया था। नीचे के दर्शकों में कोई नहीं जानता था कि वो कौन थी, लेकिन जब संगीत बज उठा, रोशनी नीचे आई और प्रिया अकेले गोल मंच के बीच में निकली तो सब कुछ रुक गया। उसने तकनीकी प्रदर्शन नहीं किया, कोई पिरुएट नहीं, कोई ग्रैंड जेटे नहीं। वो बस हर कदम, हर सांस, हर हाथ के फैलाव के साथ चल रही थी, जैसे कि वो पुराने दर्द को गले लगा रही हो। उसके नंगे पैर जैसे कि बार में अपमान से लेकर ठंडे सभागार के बीच गिरने तक समाज की चुपती नजरों तक की यात्रा सुना रहे थे। और फिर प्रकाश। दर्शकों की पंक्ति में एक सफेद बालों वाली महिला, थिएटर की कलात्मक निर्देशक, मंच से अपनी आंखें नहीं हटा सकी। जब प्रदर्शन समाप्त हुआ तो प्रिया ने बहुत देर तक अपना सिर झुकाया। कोई ताली नहीं, कोई नहीं जानता था कि कैसे प्रतिक्रिया दें, जब तक कि पहली पंक्ति से लगभग 8 साल की एक जर्मन लड़की खड़ी होकर उसे एक सफेद गुलाब देने के लिए नहीं दौड़ी। तालियां बजने लगी और फिर जोर जोर से गूंजने लगी। उसने अपना सिर उठाया, आंसू गिर रहे थे, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी। वो जगह जिसने कभी सब कुछ छीन लिया था, अब उसे एक सच्चे आलिंगन के साथ लौटा रही थी। वियतनाम वापस। जीवन चलता रहा, लेकिन प्रिया के दिल में कुछ गहरा बदल गया था। वो अब सपनों के बोझ से दबी नहीं थी, ना ही वो मूल्य साबित करने के लिए संघर्ष कर रही थी। साल की शुरुआत में माता पिता की बैठक में वो आखिरी पंक्ति में चुपचाप बैठी देख रही थी। एक महिला मंच पर बोलने के लिए आई, कोई और नहीं बल्कि श्रीमती थान, गुयन की माँ, जिसने कभी उसके बारे में बुरा कहने वाला क्लिप फैलाया था। पहले मैं सोचती थी कि मेरे बेटे को एक पूर्ण शिक्षिका की जरूरत है, लेकिन अब मुझे समझ में आया है कि उसे एक वास्तविक व्यक्ति की जरूरत है। और सुश्री प्रिया ने अपनी सच्चाई से मेरे बेटे को हर पाठ्यक्रम से ज्यादा कीमती सबक सिखाया है। पूरा कमरा तालियों से गूंज उठा। श्रीमती थान मुड़ी, उनकी नजर प्रिया की नजर से मिली। कोई माफी नहीं। लेकिन प्रिया मुस्कुराई, धीरे से सिर हिलाया। कभी कभी क्षमा शब्दों में नहीं, बल्कि एक दूसरे को नजर से स्वीकार करने में होती है। दिसंबर में शहर में ठंड का मौसम शुरू हो गया था। साल के अंत में एक शाम केंद्र ने क्षमा का नृत्य नामक एक आंतरिक प्रदर्शन का आयोजन किया। मंच सरल था, रोशनी हल्की थी। प्रिया ने प्रदर्शन नहीं किया। वो रोहन और छोटे छात्रों के बीच पहली पंक्ति में बैठी थी। मंच पर पुराने छात्र थे। वे बच्चे भी थे जिन्हें कभी दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा था, जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया था, जो जीवन के चौराहे पर खड़े थे। वे नाच रहे थे। उनकी हरकतें अभी भी अनारी थीं, लय में नहीं थीं, लेकिन उनकी आंखें चमक रही थीं। उनकी मुस्कान सच्ची थी। प्रिया ने उसमें अपनी छवि देखी। प्रसिद्ध नर्तकी की नहीं, बल्कि उस लड़की की जो खून से सने पैरों और एक अदम्य दिल के साथ अंधेरे से गुजरी थी। जब अंतिम प्रदर्शन समाप्त हुआ तो सब खड़े हो गए। किसी ने एक शब्द नहीं कहा, केवल रात में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी, दूर और गहरी गूंज रही थी, जैसे एक दिल की धड़कन जो अभी अभी ठीक हुई थी। एक और सामान्य शाम प्रिया केंद्र की छत पर खड़ी थी। हवा धीरे धीरे बह रही थी। रोहन आया। उसे एक छोटा सा डिब्बा दिया। उसने उसे खोला। ये लकड़ी का एक हेयरपिन था, जिसमें फैले हुए पंखों की एक जोड़ी उकेरी हुई थी। मुझे लगा कि तुम्हें एक उपहार की जरूरत है, उसने कहा, ये याद दिलाने के लिए कि तुम हमेशा उड़ सकती हो, चाहे तुम्हारे पंख कितनी भी बार टूटे हों। प्रिया ने हेयरपिन को अपने बालों में लगाया। उसकी आंखें चमक उठी। भागने के लिए उड़ना नहीं, उसने जवाब दिया, बल्कि वापस आने के लिए, जब तुम पूरी हो। रोहन ने उसे गले लगाया। हवा उनके ऊपर से गुजरी। टिमटिमाते सितारे जैसे क्षमा के नृत्य में नाच रहे थे। सबसे सुंदर, सबसे कठिन, लेकिन जीवन में सबसे गहरा और स्थायी नृत्य। प्रिया की कहानी कोई परी कथा नहीं है। ये घावों, उठने और अंत में जीने के चुनाव का एक सिम्फनी है। अपूर्ण लेकिन पूर्ण, क्योंकि दूसरों के लिए
और खुद के लिए क्षमा हमेशा इंसान होने की यात्रा पर सबसे सुंदर नृत्य कदम है। समय निकालने के लिए धन्यवाद। हमें बताएं कि आप ये कहानी कहां से सुन रहे हैं और नीचे एक टिप्पणी छोड़ें। हर लाइक, शेयर और सुझाव हमें भविष्य के वीडियो पोस्ट करने और बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आप सब कहां से हमारी ये कहानी सुन रहे हैं और आपको ये कहानी कैसी लगी, कृपया नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सब जहां भी रहें हमेशा सुरक्षित और खुश रहें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है जिसे आप हम सब के साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखें। हम सब उसे मिलकर पढ़ेंगे और सुनेंगे।